नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे जो सिंधु था, जो समाप्त हुआ था हमारा इससे पहले वाला वीडियो में। तो सिंधु के पहले में इंडिया में कौन कौन सा आपका काल चल रहा था, अवधि कैसी थी, लोग कैसे थे, संस्कृति कैसे थी। तो इन्हीं को बोलेंगे सिंधु के बाहर का क्षेत्र अर्थात समस्त भारत। तो ताड़ पाषाण काल इसे आप बोलेंगे। और टॉपिक क्या है आपका? सिंधु के बाहर का क्षेत्र। पता है आपको कि ये सब नौपाषाण ताम्रपाषाण काल में चल रहे हैं। सिंधु सभ्यता तो शहरी सभ्यता होगी, लेकिन शेष भारत का क्या था? फिर से एक बार डायग्राम देखिए। जो ये आपका है क्या सिंधु सभ्यता, ये पूरा बेल्ट है सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसके बाद के भारत में क्या था, मतलब किस तरीके के लोग रह रहे थे, संस्कृति कैसी थी, किस तरीके के औजार उपकरण पर प्रयोग करें। तो यही है सिंधु के बाहर का क्षेत्र, अर्थात उत्तरकालीन हड़प्पा के समकालीन था। जो उत्तर हड़प्पा था उसी के समकालीन क्षेत्र है। इसको हम लोग बोलेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल ये काल कब की अवधि का है? बोलेंगे 2000 ईस्वी। पीरियड तो 3000 4000 साल पूर्व से भी रहता है, लेकिन मिच्योरिटी वाला पीरियड जो है इतिहासकारों के बीच में कि 2000 साल वाला काल हम लोग मान लेते हैं कि शेष भारत में ताम्रपाषाण काल चल रहा था। अलग अलग संस्कृति थी। दक्षिण भारत में अलग संस्कृति, यहाँ पे अलग संस्कृति। इस प्रकार है। ये सारे सिंधु सभ्यता से क्या थे, जुड़े हुए थे। पहले ही आपको बता रहा हूँ, जो सिंधु सभ्यता थी उससे जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था। तो ये पूरा के साथ समस्त भारत जुड़े हुए थे, सिंधु सभ्यता। तो जरूर इसका प्रभाव जो था शेष भारत पे पड़ा होगा, और वहाँ पे कल्चर का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। अब इसको एक तरीके से आप समझिएगा कि किस तरीके की संस्कृति थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ संस्कृति का नाम मैं आपको बताऊं, जोरवे, दायमाबाद, जोरवे दायमाबाद, इमाम गांव। ये क्या है आपकी महाराष्ट्र में ये संस्कृति है सब, मतलब जोरवे की संस्कृति, दायमाबाद की संस्कृति, इमाम गांव की संस्कृति। पुनः ऐसे पढ़ेंगे आप, बनास संस्कृति, आहार संस्कृति। ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे दोनों राजस्थान में। अन्य जगह भी संस्कृति थी, बहुत सारे संस्कृति थी। तो सबका क्या है, एक ही तरीके का आपका एक्टिविटीज क्रियाकलाप थे, लाइफ स्टाइल था। तो इन्हीं को हम लोग एक साथ क्या बोल रहे हैं आपका, ताम्रपाषाण काल। तो हमको यही देखना है। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि आखिर कैसे किसी भी क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर पड़ता है। अगर दिल्ली विकसित हो गया है तो इसके बाद क्या है आपका, तो इसके बाद इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र में भी पड़ेगा। हरियाणा पे, बगल में यूपी पे, इसके साथ साथ आपका राजस्थान पे, पंजाब पे थोड़ा बाद में प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे होता है प्रभाव, किस तरीके से पड़ता है? तो जियोग्राफी में कंसेप्ट देखिए। सबसे पहले कोई नाकी बस्ती, मान लेते हैं कोई भी एक गांव बसा होगा, ठीक है। यही गांव धीरे धीरे विकसित होते गए होंगे। नाकी गांव से एक गांव बड़ा हो गया, मतलब ये पहले 3 हेक्टेयर का गांव था मान लेता हूँ मैं। अब ये हो गया 20 हेक्टेयर का, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े। अब 20 हेक्टेयर के बाद ये फिर से बड़ा हो गया। इसका जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, एक्टिविटीज क्रियाकलाप जो है, आर्थिक गतिविधि, व्यापार व्यवसाय, ये सब बढ़ रहे होंगे। अब ये 100 हेक्टेयर हो गया। साथ में क्या हुआ, जैसे ये तो नाकी गांव था मान लेते हैं, ये बड़ा हुआ होगा तो 20 हेक्टेयर का हो गया होगा, इससे बड़ा हो गया। तो अपने आसपास के क्षेत्र को ये तो कवर किया होगा। पहले था, धीरे धीरे इसके आसपास में खेत थे, खेत कवर हो गया।
फिर और आगे वाला इलाका कवर हो गया, सब शहर के अंदर आने लगे। इसी तरीके से यहाँ भी इसी तरीके से हुआ होगा, जो नाव की बस्ती धीरे धीरे बड़ी हुई होगी, आसपास के क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित कर रही होगी और एक फिर सिटी बन गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो शहर बना होगा, इसका प्रभाव क्या है, दूर दूर तक होगा, मतलब अपने चारों दिशा में क्या है, प्रभाव डालेगा। क्योंकि लोग जुड़ेंगे, इस साइड वाले लोग जुड़े, इस साइड वाले लोग जुड़े, तो एक्शन ये भी जुड़ रहा है, साथ साथ में वो भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रभाव बोलते हैं, पृष्ठभूमि कि पृष्ठ प्रदेश तक उसका एक प्रभाव पड़ता है। सेंट्रलाइज थ्योरी सिस्टम है, एक स्टालर का बाद में आप देखेंगे। स्टालर ये हैं जर्मन जियोग्राफर, इन्होंने प्रभाव बताया है ये। तो दोनों बेल्ट अर्थात पृष्ठ प्रदेश जो है आपका इस साइड में है, इसके बाहर पृष्ठ प्रदेश, ये पृष्ठ प्रदेश है, ये शहर से जुड़ रहे हैं। एक्शन इंट्रैक्शन लगातार चलते जा रहे हैं इन लोगों के बीच में। तो यही हुआ है, हिंदू सभ्यता के बाहर वाले क्षेत्रों के साथ सिंधु का और इन क्षेत्रों का लगातार इंट्रैक्शन हुआ। धीरे धीरे जो भारत में था आपका क्या हुआ, तो आपका यही हुआ होगा, प्रभाव पड़ते हैं क्रिस्टालर जो आप पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा सिंधु के बाहर वाला जो बेल्ट है आपका, भारत में कौन कौन सी संस्कृति थी, किन राज्यों में थी, और उपयोग में होने वाले विभिन्न प्रकार के आपके टेराकोटा हो, मूर्ति हो, शिल्पकृति, इनका ट्रेड व्यापार। सबसे पहले मैप में देखेंगे, जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ पे आप बोलेंगे कश्मीर की घाटी, एक संस्कृति सबसे पहले लीजिए, कश्मीर की घाटी, ये वाला पूरा बेल्ट, ये है पेशावर, पेशावर की घाटी, पुनः स्वात वाला इलाका है, स्वात घाटी, और ये पूरा इलाका क्या है, नदी का एक जालों से मतलब जुड़ा हुआ है आपस में। तो स्वात घाटी, कश्मीर की घाटी, पेशावर घाटी, इनका एक इंट्रैक्शन है, अंतःक्रिया है, किसके साथ, सिंधु के साथ। आप सिंधु के एक साइड पढ़ते होंगे मांदा, तो ये तो क्या था आपका, शहरी बस्ती यहाँ मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। तो मांदा के साथ इनका क्या था, एक जुड़ाव था। तो मांदा एक नाविक का काम किया होगा और इसका प्रभाव कश्मीर की घाटी, पेशावर और स्वात घाटी जैसे इलाकों में पड़ा होगा। तो फलस्वरूप यहाँ पे कल्चर विकसित हुए और तांबे के वस्तु का प्रयोग, मन का फलक, बर्तन, तांबे के अन्य शिल्पकृति जो भी होंगे, ये सब यहाँ से बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है आपको। तांबे की आकृति, शिल्पकृति, ये सब इन क्षेत्रों में मिल रहे हैं। तो आए कहाँ से हैं आपके, या तो लोकल लेवल पे बन जाए, या तो फिर हिंदू सभ्यता से यहाँ पे क्या हुआ, वो एक्सपोर्ट हुआ हो। इस प्रकार से इनका एक जुड़ाव था। तो आप बोलेंगे कि कश्मीर की पूरी घाटी, पेशावर की घाटी, स्वात की घाटी में संस्कृति क्षेत्र कौन सा, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल तथा सिंधु के पैरेलल में। पुनः इसी में हम देखेंगे, इसके जस्ट ईस्ट की ओर पहाड़ी क्षेत्र है, क्या है वो आपका, लद्दाख वाला बेल्ट है, पुनः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे इलाके हैं। मान लेता हूँ मैं, ये आपका, ये तो है ही लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पे है लद्दाख और अल्मोड़ा की संस्कृति, लद्दाख और अल्मोड़ा की संस्कृति। अब देखिए, यहाँ भी पशुपालन करते थे लोग, फिर घरों में ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, साथ साथ में धातु की वस्तु जिसमें तांबा प्रमुख रूप से था मिल रहे थे। ये पूरा जो है हिमालय बेल्ट में भी ताम्रपाषाण काल चल रहा था। अब ये और कश्मीर की घाटी, इन दोनों के बीच एक इंट्रैक्शन चल रहा होगा, संस्कृति आदान प्रदान, अर्थात कश्मीर की घाटी, लद्दाख वाला क्षेत्र, इन दोनों के बीच क्या है, एक इंट्रैक्शन चल रहा है। और ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सिंधु से जुड़े हुए हैं। तो दो संस्कृति कश्मीर के अंदर और हिमालय क्षेत्र में दिखाई दे रही है। पुनः राजस्थान में देखेंगे हम, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तो पहले से ही सिंधु के
अंदर में आने वाले साइड थे, लेकिन इसके अलावा भी क्या राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आपके सिंधु के बाहर के क्षेत्र थे? बिल्कुल थे, जिन्हें हम लोग ताम पाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। जैसे कि राजस्थान में आप देखेंगे, ये राजस्थान का एक मैप है आपका। यहाँ पे देखेंगे आप ज्ञानेश्वर संस्कृति प्लस जोधपुर, सिंधु के बाहर का क्षेत्र जो है ज्ञानेश्वर। अगर सिंधु वाला इलाका मान लेता हूँ मैं, ये है, तो ये जो बच जा रहा है आपका उत्तर पूर्व राजस्थान। तो उत्तर पूर्व राजस्थान में ज्ञानेश्वर संस्कृति, साथ साथ में जोधपुर संस्कृति भी है। तो इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा? ये दोनों न्यूक्लियर बस्ती का काम करेंगे, और इसका प्रभाव जो पड़ेगा आपके जयपुर, सीकर, चूरू, और साथ साथ में आपका जो भी इस वाले मतलब अरावली बेल्ट वाले तक का इलाका में इसका प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से ज्ञानेश्वर संस्कृति, जोधपुर संस्कृति, ये दोनों संस्कृति को साथ साथ रखिए और बोलेंगे उत्तर पूर्व राजस्थान में है, सिंधु के बाहर ताम पाषाणी क्षेत्र है, ये संस्कृति है, और पूरा कवर कर रहा है आगे बढ़ते हुए यूपी तक का। पुनः हम देखेंगे राजस्थान का ये वाला बेल्ट जो बच रहा है आपका, इसमें मालवा वाला भी बेल्ट आता है कुछ। मालवा एक रीजन है जो आपका राजस्थान के साथ साथ में एमपी में पड़ता है। तो इसके नीचे बोलेंगे दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संस्कृति है? ताम पाषाण संस्कृति है। यहाँ भी संस्कृति का नाम आपको याद रखना होगा, बनास संस्कृति, आहार संस्कृति। जितनी भी संस्कृति का नाम बता रहा हूँ मैं आपके, नदी घाटी, जैसे बनास एक नदी का नाम है, पुनः आहार एक, ये भी एक नदी घाटी में है। ये न्यूक्लियर बस्ती का काम करते थे और अपना प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में चारों डायरेक्शन में डालते थे। तो ये कौन सा डांस प्रभाव डालेगा? जितने भी इलाका है इस इलाके में राजस्थान के, जैसे आप नाम सुनेंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, डूंगरगढ़, ये जो भी बेल्ट है इसमें, यहाँ पे आपका ताम पाषाण काल चल रहा था। इस तरीके से राजस्थान में ही दो देखेंगे आप ताम पाषाण साइड चल रहे हैं सिंधु के बाहर में। और संस्कृति का नाम आपको धीरे धीरे बताता हूँ मैं, कि महाराष्ट्र में भी संस्कृति थी, दक्षिण भारत में भी थी। ये हो सकता है कि सिंधु के बाहर वाला जो संस्कृति हो धीरे धीरे, या सिंधु के लोग मान लीजिए कि दक्षिण की ओर माइग्रेट किए हों, ये भी हो सकता है। विद्वानों ने एक मोटा मोटी खाका तैयार किया, स्पष्ट इसका काल पीरियड भी नहीं बांटा है। कैसा था? महाराष्ट्र, और इधर से मालवा यानी मध्य प्रदेश। क्या यहाँ भी संस्कृति थी? बिल्कुल संस्कृति थी। तो देखिए जो मध्य प्रदेश है, एक डायग्राम मध्य प्रदेश का छतरी में ऐसे बनाइए। ये आपका मध्य प्रदेश का, तो क्या ये मालवा रीजन है? साथ साथ आप पूरा ये तो मालवा रीजन है, क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन बात कर रहे हैं हम पूरा मध्य प्रदेश के अंदर की संस्कृति। कहाँ? ताम पाषाण काल में, ताम पाषाण काल में। तो नदी है जैसे नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, काली नदी, सिंध नदी, ऐसी काफी सारी नदियां मध्य प्रदेश में। तो ये सब मिला के आप बोलेंगे कौन सी संस्कृति ताम पाषाण काल में? मालवा संस्कृति। ये भी मन के फलक, तांबे की विभिन्न प्रकार की वस्तु है ना। अब इसमें कुछ जगह का नाम याद करना पड़ता है, जैसे कायथा संस्कृति, नब्दा टोली, नब्दा टोली, नागदा संस्कृति, कायथा संस्कृति, नब्दा टोली, नागदा संस्कृति। ये है मालवा संस्कृति के अंदर, अर्थात एक मालवा बड़ा पूरा मध्य प्रदेश इलाका मानिए, उसके अंदर छोटा छोटा क्षेत्र बनाइए, संस्कृति का नाम दीजिए।
ये जो भी मैं शहर का नाम लिखता हूँ, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि नाप की बस्ती है जिसका प्रभाव चारों साइड में पड़ेगा। और सारी की सारी नदी घाटी में था, क्योंकि कृषि प्रोडक्शन होता था, नदी पानी का काम करती थी, सप्लाई कर देती थी और उपजाऊपन बनाए रखता था किसका, लैंड का। ये मालवा की संस्कृति, इसके जस्ट नीचे क्या है, तो ये महाराष्ट्र है। ऐसे देखेंगे महाराष्ट्र का कुछ मैप में, तो ये जो मालवा संस्कृति अर्थात मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे में दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है। तो यही हो सकता है मालवा संस्कृति आगे बढ़ी हो और महाराष्ट्र में जैसे जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, पुनः इमाम गांव संस्कृति, दायमाबाद संस्कृति, ये सब न्यूक्लियर बस्ती का काम किए हुए हैं, सारी नदी घाटियों में थे और क्या है, पूरा महाराष्ट्र को कवर कर रहे हैं, अलग अलग इलाके में संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो जोरबे, कायथा, इमाम गांव संस्कृति, दायमाबाद। दायमाबाद का तो आप नाम भी सुनते हैं, सिंधु का सबसे दक्षिण वाला जो शहर था वो दायमाबाद था। और किसके किनारे था ये, गोदावरी नदी के किनारे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो महाराष्ट्र के एक हिस्सा में नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, और नर्मदा का भी हिस्सा खानदेश वाला रीजन है, नर्मदा ताप्ती दोनों। तो नर्मदा ताप्ती के बीच में कायथा संस्कृति था और इस वाले पूरे बेल्ट में ये चारों हैं। तो आप यही बोलेंगे नदी घाटी में विकसित हुई अलग अलग संस्कृति। ये था महाराष्ट्र तक का सफर ताम्र पाषाण काल में। अब आगे हम दक्षिण भारत देखेंगे, जो बच रहा है आपका अभी, उसको भी करा देता हूँ मैं। तो देखिए ये है आपका, यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो कायथा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके जगह सवालदा है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। नर्मदा और ताप्ती नदी, इन दोनों नदी के बीच में क्या है, एक नाम लिख लीजिए, सवालदा। जो कायथा है, कायथा तो मालवा में थी, ठीक है, ये है, दो बार नाम हो गया था रिपीट। सवालदा संस्कृति महाराष्ट्र में है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। अब महाराष्ट्र से जस्ट नीचे दक्षिण है, दक्षिण के 3 राज्यों को एक साथ रखेंगे हम, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण में उस समय जो था आपका संस्कृति दक्षिण भारतीय संस्कृति के नाम से जानी जाती है, अर्थात जो ताम्र पाषाण काल है दक्षिण में क्या नाम से जाना जाता है, तो बोलेंगे आप दक्षिण भारतीय संस्कृति, एक साथ सभी को रख दीजिए। फिर उसमें आप साइड का नाम बताइए कुछ और उसकी टैगिंग कर दीजिए। दक्षिण कहाँ पता है आपको, जो विंध्याचल है उसी के नीचे में दक्षिण आ जाते हैं, एक त्रिभुजाकार आकृति है ऐसे करके। तो दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारतीय नौ पाषाण कालीन संस्कृति, एक साथ तीनों राज्यों का रखिए, किसको किसको रखेंगे, तो इसमें रख दीजिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 3 स्टेट को आपने एक साथ रख दिया। अब इसमें कुछ साइड का नाम आप बता दीजिए, किसका बताएंगे नाम, जैसे कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मस्की, अल्लूरू, अल्लूनूर। पुनः आंध्र प्रदेश रू है, अल्लूरू। आंध्र प्रदेश में बताइए नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडम कोंडा। पुनः तमिलनाडु में साइड का नाम बताइए, वीरापुरम, वीरापुरम, रामापुरम। तो यहाँ भी ताम्र पाषाण पहुंचा आपका, कर्नाटक में भी पूरा ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में है। ये तीनों में अलग अलग कुछ जगह का नाम बता दीजिए जहाँ पे आपके ताम्र पाषाण कालीन उपकरण औजार मिले हैं। ये सिंधु के बहुत सारे बर्तन, मनके, फरके, झुमके मिले हैं। नागार्जुन कोड़ा आंध्र प्रदेश में, एक और लिख लीजिए कुरनूल,
एटलीस्ट एक आध दो नाम आपको याद रहना चाहिए। वर्तमान में जिला भी है कुरनूल। तो दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति। तो दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालीन संस्कृति अर्थात ताम्रपाषाण काल, इसकी एक विशेष खूबियत है जो अन्य संस्कृति से इसको अलग करती है। क्या बोलेंगे? यहाँ पे राख भरा टीला मिला है, अर्थात पूरा टीला राख ही राख से भरा हुआ है। तो ये मिला है, राख भरा टीला इनकी विशेष खूबियत थी। क्यों बनाते थे? तो ये दफन की एक प्रक्रिया थी, सामूहिक रूप से या फिर बस्ती जो बाद में वीरान हुए हों तो राखों में बदल गए हों, एग्जैक्टली पता करना मुश्किल है। अभी राख भरा टीला है। अब देखिए यहाँ पे इससे जब दफन है तो दफन से कुछ बात याद आ गया मुझे कि सिंधु काल में मैंने आपको ये नहीं बताया था, सिंधु सभ्यता, यहाँ पे जलाते थे लाश को, ये दफन करते थे, मतलब अग्नि देते थे या फिर लाश को गाड़ा जाता था, दफन किया जाता था। तो दोनों प्रक्रिया थी। आप बोलेंगे वन साइड दफनात में मरने के बाद लाशों को दफन किया जाता था, तो दूसरी साइड क्या थी? आग भी दिया जाता था। कभी कभी क्या था, पहले आपका दफन किया जाता था कुछ दिन के लिए, फिर जलाया जाता था। कभी कभी लाशों को कुछ दिन के लिए क्या था, आपको जानवरों को छोड़ दिया जाता था। अगर लाश मान लेता हूँ मैं कोई भी, तो कुछ दिन के लिए 15-20 दिन के लिए जानवरों के पास फेंक देते थे, 1 महीने के लिए, ताकि जानवर उसे खा सके। उसके बाद फिर दफन कर दिया जाता था। तो दोनों तरीके की प्रक्रिया थी सिंधु सभ्यता में। ताम्रपाषाण काल में भी यही व्यवस्था थी, दफन की प्रक्रिया थी, कहीं कहीं जला दिया जाता था। अब यहाँ पे पूर्वी भारत में भी संस्कृति है आपकी, जिसमें उड़ीसा, बंगाल, आसाम, बिहार और पूर्वी यूपी शामिल है। तो ताम्रपाषाण काल साइड इस साइड भी चल रहे थे, सिंधु के बाहर की जगह। तो यहाँ पे पहले से एक आध दो नाम मैंने आपको बताया होगा। और देखिए ये पूरा बेल्ट जो है आपका गंगा के बेल्ट में, उड़ीसा को छोड़ दें तो ये पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र मतलब उपजाऊ मैदान में है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लंबे समय तक हो गई, खेती लंबे समय से थी। तो इसके कारण आखिर सभ्यता का जन्म क्यों नहीं हुआ? जब मास लेवल पे इनके पास जमीन है, वो भी उपजाऊ लैंड है, श्रम है, तो फिर आखिर ऐसा क्या था कि यहाँ पे सभ्यता का जन्म नहीं हुआ उस समय समकाल में? तो जो भी इसके कारण हो, खोजने की कोशिश लगातार की जा रही है इतिहासकारों के द्वारा। अब यहाँ पे एक बार सिंधु सभ्यता और जो ताम्रपाषाण सभ्यता है, इनके बीच का एक रिलेशन देख लेते हैं, संबंध किस प्रकार के थे। तो मैप में इसको देखिए आप एक बार। ये आपका रफ डायग्राम, जो ये पूरा बेल्ट है और इस साइड में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता ये है, फिर भारत में ताम्रपाषाण काल इस साइड इस साइड। तो सिंधुवासी तो शहरीकरण वाले थे, मतलब शहर वाले लोग थे, इनका उपभोग अधिक था, कंजप्शन अधिक करते थे। पर कैपिटा जो भी था, पैसा अधिक था, उपभोग अलग था संसाधन का। अब इनको संसाधन चाहिए होता था, तो संसाधन की सप्लाई कौन करता? ये सब करते थे। अर्थात जो कच्चा माल है, कच्चा माल कौन देता था? बोलेंगे कच्चा माल ताम्रपाषाण काल के अलग अलग जगह शेष भारत से इनको सप्लाई होता था। बिहार से टीन भी मिल जाता था इनको, दक्षिण भारत से सोना मिल जाता था, राजस्थान से जो आप देख रहे थे दो संस्कृति, तांबा का सप्लाई हो जाता था। बदले में ये क्या देते थे? ताम्रपाषाण अर्थात इनको फिर से रिटर्न में देते थे। तो उपकरण, तैयार सामान, कृषि प्रोडक्ट, ठीक है, तांबे के उपकरण होंगे,
टेराकोटा की वस्तु होगी, मृदा की अन्य वस्तु होगी जिसे मृत भांड कहते हैं, कुछ तेलखड़ी की बनी हुई उपकरण हो गए, फिर कृषि प्रोडक्ट होंगे सरप्लस वाले, तो इनको बदले में सप्लाई करते थे। तो इन दोनों के बीच अंतर क्रिया लगातार चल रहा था। अब ये दोनों साइड साइड चल रहे थे। अंत में जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ धीरे धीरे, तो यही हुआ होगा कि सिंधु वासी जो है अंदर की ओर, मतलब दक्षिण भारत, इधर पहाड़ी हिमालय क्षेत्र हो, ईस्ट भारत हो, सब जगह ये माइग्रेट हुए होंगे। तो सिंधु के लोग का पतन के समय क्या होगा, इनका माइग्रेशन हुआ होगा, प्रवासन से भारत में हो गया था। खुद सिंधु वासी बाद में ताम्रपाषाण काल में चले गए। तो ये आपका एक टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ, ताम्रपाषाण काल और सिंधु के बाहर का क्षेत्र, इन दोनों के बीच के एक आपसी संबंध। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वैदिक काल।